हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कोशी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, अपना आकाश कोटा। हेलो प्यारो बच्चों, मैं हर्षित गोयल, फिजिक्स फैकल्टी एट अपना आकाश कोटा सेंटर। प्यारे बच्चों, नीट 2024 का दिन बहुत करीब आ गया है। कुछ ही दिन बचे हैं और आप पूरी तरह से स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, एंजाइटी फील कर रहे होंगे, मालूम नहीं कितने तरह का प्रेशर आप इस समय फील कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है, 25 लाख स्टूडेंट जो इस साल अपीयर हो रहे हैं, केवल आप ही हैं जो इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? यकीन मानिए बच्चों, ईच एंड एवरी स्टूडेंट फील दिस प्रेशर। इस एंजाइटी से वो गुजर रहा है। लेकिन फिर इतने स्टूडेंट में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कभी सोचा है? सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी इन आने वाले 15 दिन के अंदर फैबुलस रही, मार्वलस रही, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। ओवर टू हर्षित सर। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं 15 दिन है और नर्वस होना बहुत नॉर्मल बात है अभी। तो अपन नर्वसनेस के साथ कैसे 15 दिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, तो उसमें हम कुछ चीज़ें एक तो समझ लें। पहला तो है कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करनी है आने वाले 15 दिन में। इसमें है एक तो न्यू कंटेंट। न्यू कंटेंट का मतलब क्या है कि कोई नया प्रैक्टिस मटेरियल या आप नए सेट ऑफ थ्योरीज पढ़ने की अगर कोशिश करें, तो कोशिश करें कि अवॉइड करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि हम फोकस उन्हीं चीज़ों पर करें जो ऑलरेडी हम यूज टू है पढ़ने के। हम जो थ्योरी पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन हम ज़्यादा करें। जो क्वेश्चंस हम पास्ट में कर चुके हैं, जैसे हमारा स्टडी मटेरियल हो गया, मॉड्यूल हो गया, पुराने पेपर्स हो गए जो अभी तक हम दे चुके हैं, उन्हीं की और रिवीजन करें, क्योंकि ये 15 दिन प्रॉपर रिवीजन के अंदर ही हमें यूज करना है। तो हम नया मटेरियल, कोई नया बुक, कोई नया कंटेंट हम अवॉइड करें, उसको हम प्रैक्टिस ना करें। इसी के साथ साथ आप और बच्चों के साथ अब एकेडमिक डिस्कशंस अवॉइड करें। उसका एक रीजन ये होता है कि कई बार हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि ओवर प्रिपेयर्ड है, हमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है या हमसे कम प्रिपेयर्ड है। तो कई बार कुछ ऐसे इनपुट्स हमें मिल जाते हैं जो हमारा फोकस थोड़ा सा ये मान लीजिए कि नीट से हटा देते हैं, थोड़ा सा डर हमारे अंदर ले आते हैं। तो हम इस तरह के इररिलेवेंट डिस्कशंस में ना पड़े, अपना एक जोन क्रिएट करें, उसी के अंदर आप रहें। एक प्रॉपर आपकी साइकिल रहे जिसके अंदर आप डेली क्या करते हैं वो फिक्स रहे, और उसी को फॉलो करते हुए बस नीट की तरफ पूरा फोकस रखें अपना। इररिलेवेंट चीज़ों से या इररिलेवेंट डिस्कशन से बिल्कुल बच के रहें। यार बच्चों, क्या नहीं करना है उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर जी। बच्चों, अब वो समय है कि जो स्ट्रेटेजी पेपर में आपने जो ऑप्ट कर रखी है, आप उसी को मेंटेन करिए। अब बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ना करें। ये नहीं करें कि अब मैं सीक्वेंस बदल कर देखता हूँ, पहले फिजिक्स कर लेता हूँ, लास्ट में केमिस्ट्री, या पहले बॉटनी जियोलॉजी, बीच में फिजिक्स। जो आपने प्लान कर रखा है, लगातार आप जिस सीक्वेंस से पेपर लिखते हुए आ रहे हैं, आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बिल्कुल। और इसमें ओएमआर जैसे आप जो फिल करते हैं, तो ओएमआर का भी आपका जो तरीका रहता है कि आप कब ओएमआर फिल करते हैं पेपर के दौरान, तो उसको भी फ्रीज रखें। कोई नए एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल परफॉर्म ना करें, ताकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो स्ट्रेटेजी साल भर फॉलो करके आता है और जो उसको आउटपुट भी देती थी, नीट में जाके कोई नई चीज़ करके आ जाता है। तो उससे भी काफ़ी ऐसा होता है कि बच्चे का जो पूरा साल भर का मेहनत होता है, वो उसको आउटपुट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल पाता है, उतना बेटर नहीं मिल पाता है जैसा उसको ऑलरेडी मिल रहा था। बच्चों, अब आपको इन 15 दिन में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहली बात, डेली 11 आवर्स पढ़ने की हैबिट जनरेट करें। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे टीचर्स के साथ डिस्कशन से बात आया कि लास्ट स्टेज में 11 आवर्स की स्टडी तो होनी ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप स्टडी आवर्स अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन 11 आवर्स से कम नहीं कर सकते। इसके अंदर 4 आवर्स फिजिक्स के होंगे, 3 आवर्स केमिस्ट्री के, 2 आवर्स बॉटनी के और 2 आवर्स जियोलॉजी के। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट और पढ़ना है तो आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसका ड्यूरेशन फिक्स है 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। तो आप डेली एक हैबिट जनरेट कर लें कि आपको इस ड्यूरेशन में अपनी चेयर पर लगातार बैठकर अपने दिमाग को एक सिंगल डायरेक्शन में मेंटेन करना है। आपको पॉजिटिव रहना है उस टाइम में। होता क्या है सर, जब बच्चा एग्जाम घर में स्टडी करता है तो उसे लगता है 1 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया, 2 घंटे पढ़, ओहो ये तो बहुत हो गया, अब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब होता क्या है, यही रिलैक्स की जो हैबिट है बच्चों की, 1 घंटा या 2 घंटा, जब वो नीट एग्जाम में अपेयर होता है तो जैसे ही 1 घंटा या 2 घंटे स्पेंड होते हैं तो वो अनकंफर्टेबल जोन में आ जाता है। उसका जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि अब हो क्या रहा है उसके साथ। सर इतने जबरदस्त प्रिपरेशन की है, लेकिन ये एक बुरी हैबिट कि मैं लगातार 3 घंटे अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे कॉन्शियस वे में नहीं रख सकता, वहां जाकर सब कुछ खराब हो जाता है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए जिसका रिजल्ट खराब होता है, वो यही कहता है, बॉटनी जियोलॉजी मेरा बहुत अच्छा था, मैंने 1.5 घंटे में केमिस्ट्री तक भी कर लिया था, मालूम नहीं 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, मेरे से ना केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन हो रहे थे और ना फिजिक्स के, समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो
तो बच्चों इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत उसको कुछ आता नहीं है, वो उसने बहुत अच्छी प्रिपेयर कर रखी है, लेकिन ये हैबिट ना होने की वजह से वो लास्ट में अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर लेता। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी एस्पिरेंट हमें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, वो 2 बजे से लेकर 5:15 बजे के ड्यूरेशन में 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करे और अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन के अंदर मेंटेन करे और खुश रहने की कोशिश करें। बहुत जरूरी है, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। और एक बात बताऊं, अपना आकाश कोटा के अंदर हम लोग बच्चों का रेगुलर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे के बीच टेस्ट प्लान करते हैं। बच्चे इस हैबिट से होकर गुजर रहे हैं और इसका बहुत फायदा भी उनको हो रहा है। उन्हें अभी नहीं लग रहा, नीट एग्जाम में जब वो पे बैठेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस उनके लिए वरदान साबित होगी। बिल्कुल। एंड इसी के बाद अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों अब हम बात करेंगे आपसे फिजिक्स 360 डिग्री की। तो हमें अगले 15 दिन में क्या करना है, फिजिक्स को किस तरह से हम डिवाइड करें, किस तरह से उसके सेगमेंट क्रिएट करें, किन टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ें, कहाँ पर कितना फोकस करें, कहाँ प्रैक्टिस में फोकस करें, कहाँ पर थ्योरी में फोकस करें, ये एक पूरा ओवरव्यू आपको लेना है और आने वाले 15 दिन के लिए आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। सो पवन सर अब आपके साथ स्टार्ट करेंगे एंड उनके इनपुट्स। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास फिजिक्स 360 डिग्री है, जो हमने आपके लिए लास्ट 15 डेज के लिए प्लान कर रखी है, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें हमने पूरा साइंस लगाया है, सभी एक्सपीरियंस टीचर से इसका ओवरव्यू लिया गया है। उन्होंने जब हमें थम्स अप किया तब जाकर हम इसके सामने लेकर आए हैं। इसके अंदर हमने पूरे फिजिक्स को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है और इन 4 क्वाड्रेंट में जैसे फैक्चुअल बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्ट वेटेज क्वेश्चन है। अब इन क्वाड्रेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इनमें हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को डायरेक्शन देना है, तो देखो, जैसे मैंने पहला क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। अब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है बच्चों वो क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, सीधे डायरेक्ट आपके नोट से उठकर आ जाते हैं, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसमें कहाँ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। फैक्चुअल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पता है कि भाई थ्योरी क्या है तो आपका स्कोर कहीं नहीं जा रहा। तो इसमें वो चैप्टर जिसके लिए केवल आप अपने टीचर के बताए नोट्स को लाइन टू लाइन याद कर लेते हैं, आपका स्कोर कहीं नहीं जा रहा। और इसमें रे ऑप्टिक्स को भी हमने लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपके टीचर ने जो जो क्वेश्चन आपको करा रखा है, अगर आपने उसको याद कर लिया है तो आपका स्कोर कहीं नहीं जा रहा। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको इनके फॉर्मूलाज और जो सर ने थियोरिटिकल पॉइंट्स लिखा रखे उनको याद करके चलना है। और एक और बात बच्चों, हर साल जब से नीट ने अपना सिलेबस रिवाइज किया है, पर ईयर ऑन एवरेज 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि जब आप इन चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे तो आपको क्या करना है, बस अपने टीचर के नोट्स पर विश्वास करिए और लाइन टू लाइन थियरी के पॉइंट्स को याद करना शुरू कर दीजिए और साथ में जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी सॉल्व करते रहें। फिर बच्चों नेक्स्ट आता है फॉर्मूला बेस्ड। अब जैसा सर ने कहा कि यहाँ पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थ्योरी नहीं बल्कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आप पूरे डिटेल नोट्स नहीं पढ़ें पर अगर सिर्फ फॉर्मूला मेमोराइज करें, फॉर्मूला एप्लीकेशन अगर समझ लें तो इसके अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिखे और उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन के लिए 2-2, 3-3 सवाल आपने लगा लिए, तो आप इन चैप्टर्स के काफी ज्यादा चांस है कि नीट के अंदर सवाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत डीप में जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके पीवाईक्यूज पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि इन चैप्टर्स के किस तरह के सवाल आते हैं और इन चैप्टर्स के जो सवाल आते हैं उनका पैटर्न बड़ा फिक्स है। तो आप बस बहुत ज़्यादा इनमें दिमाग ना लगाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप फॉर्मूला पढ़ें, फॉर्मूला का बेसिक एप्लीकेशन समझ लें और आप इन क्वेश्चंस, इन चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस नीट के अंदर करके आ सकते हैं। तो अगले 15 दिन में आप इन चैप्टर्स के लिए यही फोकस रखें। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिसके 2 से 3 सवाल आ ही रहे हैं, ग्रेविटेशन, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पूरा थर्मो इसके अंदर आ गया, थर्मोडायनामिक्स, उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। ये बड़े फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हर साल ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल की अगर बात करें तो नीट इससे 10 से 11 से सवाल आपसे पूछ रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं तो अगला सेगमेंट जो ये प्रैक्टिस बेस्ड सेगमेंट है। इसके अंदर ये एक इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के चैप्टर्स हैं जिनके अंदर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आपको प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला याद होने के बावजूद इसके अंदर थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर साल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यूज, अगेन पीवाईक्यूज पर ही फोकस करना है, बट आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है और साथ साथ पीवाईक्यू के आपका जो मॉड्यूल है, जो स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल आप ऑलरेडी यूज करते हो उसके अंदर भी वैरायटी पर ज्यादा फोकस करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करें क्योंकि इसके अंदर जो है जैसा आपको बोला गया नीट वैरायटी पर ज्यादा फोकस करता है। तो अपन भी उसी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रखें
डेफिनेटली फॉर्मूला इसमें भी इंपॉर्टेंट है, पर फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिस इज अ बिट मोर इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद होने के बावजूद प्रैक्टिस ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सफल बना वैरायटी पर पाएगी। भी फोकस करें। जी बिल्कुल। देन प्यारे बच्चों, ये जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हमने जो थर्ड क्वाड्रेंट में रखे हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, नो डाउट। और आप देख रहे हैं इसमें पूरा मैकेनिक्स सर ने लिया हुआ है, तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़े क्रिटिकल होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो सबसे कम एवरेज क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 10 बिल्कुल। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको ना पढ़ें। आप प्लान करिए कि आपको इन क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। थियरीज वगैरह पर ज़्यादा मत करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर। हम बार बार कह रहे हैं यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर फोकस करना है, ना कि थियरी पढ़ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर सर ने लिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, और आप पढ़ रहे हैं न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। भाई क्यों, क्वेश्चंस करिए, इनमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, थियरी बार बार नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन से ही अपनी थियरी को रिच करना है। और बच्चों, हमारे नीट एग्जाम में जो पिछले 5 साल से हम हर साल पेपर का एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से, जो 12th का है। तो 12th का वेटेज ऑलरेडी आपको पता है कि 60% है, 11 का 40% है, तो उसमें सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चंस होते हैं हमारे इन चैप्टर्स के। तो अब इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार अलग अलग पूछे जाए। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर्स के नोट्स को प्रॉपर ढंग से पढ़ें, टीचर्स ने जो एग्जाम्पल्स आपको करा रखे उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भरपूर फोकस करें। तब देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा, आप सेफ साइड में हैं। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कुछ भी हो जाए ग्राफ मिस नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राफ्स अगर आप पेपर को देखें पिछले 5 साल के, कोई ऐसा पेपर होगा ही नहीं जिसमें ग्राफ का क्वेश्चन नहीं होगा। और ग्राफ भी सर कौन सा, स्ट्रेट, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, क्लास में टीचर ने पढ़ा, वही ग्राफ पूछा जा रहा है, कोई क्रिटिकल ग्राफ नहीं है। तो ग्राफ के क्वेश्चन आना तय है, इसलिए ग्राफ को आप, किसी भी चैप्टर के ग्राफ को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं। वैसे अब हम कहेंगे कि चार्ट बनाने का समय खराब मत करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपको फिजिक्स 360 लास्ट 5 डेज की प्लानिंग का ये ग्राफ जो है, ये क्वाड्रेंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, इसका हम ऑलरेडी एक वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये भी पता करना है कि किस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में ज़्यादा होता है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। एंड उन वीडियोस में चैप्टर के साथ साथ हमने इवन ये भी बताया है कि किन टॉपिक्स के ज़्यादा सवाल नीट हर साल ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमने उसको टॉपिक्स में डिवाइड करके ये बता रखा है कि जैसे मोशन एंड ग्रेविटी के काफ़ी सवाल आते हैं। तो प्रैक्टिस में भी अगर आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि आपको किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा उठानी है, तो आप डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखें। उनके लिंक्स जो है हम कॉमेंट सेक्शन में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। 11th और 12th दोनों के लिए वीडियो है, और नॉट इवन इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब के लिए ये वीडियो है जिसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको असर्शन रीजन का भी डर रहता होगा कि सर एग्जाम में अगर असर्शन रीजन आ जाए तो फिर हम उसको कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, अपना आकाश कोटा एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है नीट मेल कोटा टू एम्स। इसमें हम 7 बजे से 9 बजे के बीच रेगुलर चारों सब्जेक्ट के असर्शन एंड रीजन लेकर प्रेजेंट होते हैं। टीचर प्रॉपर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये असर्शन रीजन पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप 7 से 9 बजे हमारे साथ कनेक्ट रखिए, और लाइव स्ट्रीमिंग में आप असर्शन रीजन से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, ये हमारी कोशिश थी कि इन आने वाले 15 दिनों के लिए हम आपको एक ओवरव्यू दे पाएं और आपकी नर्व्स को थोड़ा सा शांत कर पाएं कि आपको कैसे आने वाले 15 दिनों में फिजिक्स पर फोकस करना है और कहां पर आपको ज़्यादा किस चैप्टर में किस तरह से आपको जो आपका एफर्ट है वो पुट करना है। All the सो best. आने वाले 15 दिनों के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और हम ये होप करेंगे कि आपकी जो पूरी साल भर की मेहनत है बच्चों, वो आने वाले 15 दिन और इम्प्रूव करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। अगर मान लीजिए आपकी एंजाइटी दूर नहीं होती, स्ट्रेस फिर भी दूर नहीं हो रहा, तो आप अपने टीचर के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करिए। इन 15 दिन के अंदर आप टीचर का साथ ना छोड़ें, टीचर के साथ लगातार अपनी बॉन्डिंग को मेंटेन करिए, अपने पेरेंट्स के साथ रेगुलर बात करिए और काम हो जाइए। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करिए, और बिलीव करिए, हमें तो बिलीव है कि आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। बस आपको बिलीव करना है कि आपने जो साल भर मेहनत करी है वो आपको आउटपुट दे के ही रहेगी।
तो ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।